classes. मेरा नाम दीपा तिवारी है. I am your education subject faculty on the platform Gradify classes. Student, these are my qualification. You can check here. मैंने बीकॉम किया हुआ है. एमए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल और एजुकेशन मेरा कंप्लीट है. बीएड एमएड किया हुआ है. टेंथ और नेट क्वालिफाइड हूँ मैं. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका जैनिज्म फिलॉसफी. इससे पहले के वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके इंडियन फिलॉसफी में आस्तिका स्कूल को, जहाँ पे हमने सांख्या, वेदांता और योगा डिस्कस किया है. और हम लोग ने नास्तिका स्कूल, जो कि हमारे हीथरोडॉक्स स्कूल होते हैं, उसमें हमने बुद्धिज्म को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सारे ही वीडियो के लिंक आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां चेक कर सकते हैं. आज हमारी क्लास 6 रहने वाली है, जहां पे हम जैनिज्म फिलॉसफी को डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए हम समझते हैं जैनिज्म फिलॉसफी को. स्टूडेंट, जो जैनिज्म फिलॉसफी है वो सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है हमारे इंडिया की, क्योंकि ये बुद्धिज्म से पहले की है, इसलिए हम इसको बुद्धिज्म से पहले पढ़ते हैं. बट मैंने क्लास आपकी बुद्धिज्म की पहले ली क्योंकि मेरी पीपीटी वो रेडी हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनके फाउंडर कौन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जिस भी फिलॉसफी को पढ़ते हैं उसके जो मेन फाउंडर हैं, मेन प्रोपोनेंट हैं, उनका नाम हमें पता होना चाहिए. उसी तरह जो जैनिज्म फिलॉसफी के जो मेन फाउंडर हैं उनका नाम है लॉर्ड महावीरा, जो कि एक 24वें तीर्थंकर थे. ठीक है, 24वें तीर्थंकर. और इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इनका सिंबल था लॉयन. अच्छा, हमारे पहले तीर्थंकर कौन थे? हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए. हमारे पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभनाथ और इनका जो सिंबल है वो है बुल. ठीक है, और इसके बाद ये हमारे फर्स्ट है. और इसके बाद हमारे जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका भी नाम हमें पता होना चाहिए. उनका नाम है पारश्वनाथ. ठीक है, इनका जो सिंबल था वो था स्नेक. ये आप कुछ चीजें याद रखिएगा, हो सकता है जनरल क्वेश्चन है, कभी पूछ लिए जाए. तो हमारे जो 24वें तीर्थंकर थे लॉर्ड महावीरा जी, जिनका सिंबल है लॉयन. फर्स्ट है हमारे ऋषभनाथ जी, जिनका सिंबल है बुल. ठीक है, और जो हमारे पारश्वनाथ जी, जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, उनका जो सिंबल है वो है स्नेक. ये कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पीजीटी वगैरह में पूछ लिए जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिए. ठीक है, तो ये हमारे फाउंडर हो गए लॉर्ड महावीरा जी. ठीक है, इनका बहुत ही ज्यादा इस फिलॉसफी को आगे डेवलप करने में रोल रहा है. इनफैक्ट इन्हीं ने ये फिलॉसफी डेवलप ही की है, तो इनको हम लोग मेन फाउंडर मानते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था नॉन वायलेंस पे, ट्रुथ पे और सेल्फ डिसिप्लिन. इनके ये 3 चीजें थी जिसपे सबसे ज्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया है. अब हम इसका जरा ओरिजिन देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ द जो वर्ड जैनिज्म, इसका ओरिजिन क्या है. तो देखिए, जो जैनिज्म है इसका ओरिजिन संस्कृत के वर्ड जीना से हो. जीना का जो मतलब होता है वो होता है विक्ट्रेस. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. जीना का जो मतलब होता है विक्ट्रेस, जिसे हम कॉन्करर भी कहते हैं, विच मीन्स कॉन्करर और स्पिरिचुअल कॉन्करर, मतलब कि विजेता या आध्यात्मिक विजेता. ठीक है, जिना मीन्स क्या होता है? जिना मीन्स जिस चीज पे हमने, किसी चीज पे अगर हम विजय प्राप्त करते हैं तो वो जो विजेता कहलाता है, उसका मतलब होता है जिना. अब जिना क्या मतलब, किस चीज पे विजय करने की यहाँ पे बात की जा रही है? जो भी हमारे इनर डिजायर्स हैं, हमारे पैशंस हैं, हमारे इग्नोरेंस है, हमारी अचीविंग जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, इस पे हम कैसे विजय प्राप्त करते हैं. तो ये सब चीजें हम जैनिज्म में पढ़ते हैं. और इसीलिए जैनिज्म जो वर्ड है वो संस्कृत के जिना वर्ड से आया है. जिना वर्ड का मतलब होता है हमने अपनी सारी चीजें, अपने डिजायर्स पे, अपने पैशन पे, अपने इग्नोरेंस पे, जो हम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, इन सब पे हम विजय प्राप्त करते हैं. मतलब जब हम अपनी पैशन, अपने डिजायर, अपने इग्नोरेंस, अपने इमोशंस, इन सब पे जब हम विजय प्राप्त कर लेंगे, इन सब को हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे कंट्रोल के बाहर नहीं जाएंगी, तो हमें एनलाइटमेंट प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है. यानी हम जिना कहलाते हैं, हम विजयी कहलाते हैं. तो ये बात बताई गई है कि जैनिज्म जो वर्ड है वो संस्कृत के जिना वर्ड से क्यों आया. क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके जो मेन प्रिंसिपल हैं जैनिज्म के, वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं.
अब वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से हैं, जिसमें नॉन वायलेंस है, ट्रुथफुलनेस है, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी, नॉन पॉजिटिवनेस। अब इनको यहाँ हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हमारा अहिंसा वर्ड है यानी नॉन वायलेंस, इसका मतलब होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन को हम किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचाएं। मतलब उनको हम इतना दुख ना दे, इतनी तकलीफ ना दे किसी भी लिविंग बीइंग को। तो वो होता है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, जहाँ पे आप कोई भी वायलेंस ना करें, अहिंसा इसे कहा जाता है। ठीक। सत्य, सत्य का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस। हम हमेशा जो भी बोलें सच बोलें, ज्यादा कोशिश करें कि जितनी भी बातें हम किसी से कहें वो सच कहें, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जैनिज्म के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं स्टूडेंट, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखने होंगे। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, बट आपको 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से हैं वो याद रखने होंगे। अस्तेय कर लेते हैं बात। अस्तेय होता है नॉन स्टीलिंग, जहाँ पे हम कोई भी चीज चोरी नहीं करते हैं, यूं कहें किसी की विदाउट परमिशन हम कोई भी चीज लेते नहीं है, छूते नहीं है, तो ये अस्तेय कहलाता है। इसके बाद आता है ब्रह्मचार्य, जिसे हम कहते हैं सेलिबेसी, यानी कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना, अपने एक्शंस, अपने विचारों पे, अपने थॉट प्रोसेस पे किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्रह्मचर्य पे, अपनी सेक्सुअल डिजायर पे, इन सब पे चीजों पे अगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसके बाद आता है अपरिग्रह, जिसे हम नॉन पॉजेसिवनेस कहते हैं, यानी जितनी भी मटेरियल जो थिंग्स होती हैं, जितनी भी मटेरियल वस्तुएं होती हैं, उनसे अपने आप को दूर करना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हम, जैसे आईफोन का बड़ा क्रेज होता है, एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे भी जो आईफोन यूजर्स होते हैं, जब नया मार्केट में आईफोन आता है तो उनको लगता है कि चाहे हम 10 आवर्स 20 आवर्स लाइन में लग के ले लें, लेकिन ये फोन हमको चाहिए, क्योंकि वो बहुत उससे जुड़े अपने आप को समझते हैं। बहुत उनकी इच्छा होती है कि जो लेटेस्ट आईफोन है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाए। तो इसीलिए अपरिग्रह मतलब जितनी भी ये मटेरियल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं, मटेरियल वस्तुएं होती हैं, इनसे अपनी इच्छाओं को अलग करना, दूर रखना, इट्स कॉल्ड अपरिग्रह। ठीक है, हिंदी में भी इसे अपरिग्रह ही कहा जाता है। क्लियर? तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हुए। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, सीक्वेंस नहीं, लेकिन आपको कौन कौन से 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं ये बिल्कुल याद होने चाहिए। नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी और नॉन पॉजेसिवनेस। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब हम बात करते हैं कि जो जैनिज्म है उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, किस लिए हमें जैनिज्म में शिक्षा, जैनिज्म की शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए। तो सबसे सिंपल सी बात है कि देखिए, जैनिज्म जो एजुकेशन है वो बात करता है सेल्फ रियलाइजेशन की और लिबरेशन की, कि कैसे हम अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और उससे हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये इनका प्राइमरी गोल होता है, ये इनका फर्स्ट गोल है कि हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना है और मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। देखिए, हर फिलॉसफी बात ही ये करती है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। क्लियर? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैनिज्म ने सबसे ज्यादा फोकस किया है, वो किस पे किया है, सेल्फ रियलाइजेशन पे, अपने मोरल और एथिकल डिसिप्लिन पे, विजडम, और कैसे हम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे हम सच को अपने अंदर ला सकते हैं। क्लियर? जैन जो फिलॉसफी है वो नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, नॉन अटैचमेंट, इन सब पे फोकस करती है। जो लाइफ की सबसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि अहिंसा, किसी को भी तकलीफ नहीं देना, जैन का जो सबसे प्राइमरी चीज होती है वो यही है कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है। उसमें छोटे से छोटे जीव को भी तकलीफ देने के लिए सोचते हैं, मतलब सोचते क्या है, वो देते ही नहीं, है ना। तो नॉन वायलेंस जो है वो सबसे ज्यादा फोकस है। ऑनेस्टी, ट्रुथ, कैसे सत्य बोलना है, कैसे ईमानदार रहना है, और जो जितनी भी मटेरियल चीजें हैं उनसे अपने आप को दूर रखना, ये जैनिज्म में कहा जाता है। क्लियर? तो ये एम ऑफ एजुकेशन इनका क्या है, हमें जैनिज्म की शिक्षा क्यों देनी है एक बच्चे को, यहाँ पे ये बात की गई है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, जिससे वो लिबरेट हो सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और इसके लिए जरूरी क्या है कि वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाए। डिसिप्लिन में लाएगा तो क्या होगा, जिसमें हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, ऑनेस्टी को फॉलो करना है और नॉन अटैचमेंट को फॉलो करना है। ये सब फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ में जो बैलेंस है वो बना रहेगा, और इससे हम अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन को देख पाएंगे, हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएंगे और लिबरेशन की ओर आगे बढ़ पाएंगे।
क्लियर? तो ये एम ऑफ एजुकेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ 12 वॉज बताए गए हैं जैनिज्म में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इनके आप नाम याद रखिएगा। जैसे पहला वॉज जो होता है वो अनुव्रत होता है, दूसरा है हमारा गुणव्रत और तीसरा है हमारा शिक्षा व्रत। ठीक है, शिक्षा व्रत, गुण व्रत और अनुव्रत, ये तीनों में क्या क्या चीजें आती हैं और ये है क्या एक्चुअली, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। 12 वॉव्स है। अब ये देखिएगा कि इसमें जो अनुव्रत है उसमें कौन सी चीजें आती हैं, गुण व्रत है इसमें कौन सी चीजें आती हैं और शिक्षा व्रत में कौन सी चीजें आती हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ चीजें आपको अच्छे लेवल की पढ़नी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो हम अनुव्रत की सबसे पहले बात करते हैं। अनुव्रत जो सबसे स्मॉल वॉज कहा जाता है, मतलब छोटी प्रतिज्ञाएं कही जाती हैं। जो ले जो फॉलोअर्स होते हैं, एक जनरल फॉलोअर्स होते हैं जैनिज्म के, उनको ये फॉलो करना होता है। मतलब जैसे एक हम सिर्फ सिंपल एक फॉलोवर हैं जैनिज्म के, तो हमको ये फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पहली है अहिंसा अनुव्रत, जैसे कि अभी हमने बात की थी अहिंसा, नॉन वायलेंस, जहां बात करते हैं थॉट, स्पीच और एक्शन पे फोकस करना, जहां पे हम अहिंसा ना करने की बात करते हैं। दूसरा हमारा अनुव्रत है सत्य अनुव्रत। हमेशा सच के प्रति हमारी प्रतिनिष्ठा होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना है। तीसरा है हमारा अस्तेय अनुव्रत। इसमें क्या है? चोरी नहीं करने की बात की गई है। बिना परमिशन आप किसी की चीज नहीं लें, बिना बताए किसी को कोई चीज कहीं से उठानी नहीं चाहिए। रास्ते में अगर पैसा पड़ा हो तो हम लोग सोचते हैं अरे वाह, आज तो मेरी कितना अच्छा दिन है कि आज मुझे पैसा मिल गया। तो ऐसी कोई भी चीज जैनिज्म में करने को मना की जाती है, ऐसा नहीं करना। ठीक है। चौथा है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना है हमें। अपने सेक्सुअल डिजायर्स पे, अपने इच्छाओं पे, उन पे एक लिमिट लगानी, उनको थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत कम करना होता है, उन पे लिमिट लगानी है। और इसके बाद हमारा पांचवा है अपरिग्रह। जो हमने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े हैं, जो कि 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, वो ले फॉलोवर्स जो कि जनरल फॉलोवर्स होते हैं उनमें ये फॉलो करने ही होते हैं। और ये स्मॉल प्रतिज्ञाएं होती हैं जो कि हमारा अनुव्रत के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है कौन सा? गुण। गुणव्रत जो प्रतिज्ञाएं हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो बात करती हैं, यानी उन्हें इनहैंस करने की बात करती हैं। उसमें हमारे 3 आते हैं, जिसमें पहला है हमारा दिग्व्रत, दूसरा है हमारा भोग उपभोग व्रत और तीसरा है हमारा अनथ दंड व्रत। दिग्व्रत जो है वो क्या कहलाता है? ये छोटे जीव हैं, जो बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जैसे चींटी है, पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। मतलब बहुत ख्याल रखना है इस चीज का कि हमें जो छोटे जीव हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसी किसी भी टाइप की एक्टिविटीज से हमें बचकर रहना चाहिए। क्लियर? भोग उपभोग जो बात करता है, जो हमारे सेक्सुअल डिजायर, जो कामुक सुख होते हैं, उनसे अपने आप को लिमिट करना। मतलब इतना उनमें नहीं डूबना है कि बस वही दिन भर सोचे जा रहे हैं चीजें, तो वो चीजें नहीं करनी है। उनसे अपने आप को लिमिट करना है, उनसे थोड़ा सा डिटैच करना, अपने आप को अलग करना। अनर्थ जो दंड व्रत कहलाता है वो अनावश्यक हानिकारक जो गतिविधियां होती हैं, अनयूजुअल गतिविधियां, मतलब किसी को भी गुस्से में मार दे रहे हैं, डॉगी की पिटाई कर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनी चीज, इस तरह की चीजों से ना हमें बचना चाहिए। तो ये अनर्थ जो दंड व्रत है ये कहलाता है। ये कुछ ऐसे डिसिप्लिन है जो कि जनरली जो कहते हैं हमारी जो सेल्फ रियलाइजेशन, हमारे मोक्ष की तरफ जो आगे बढ़ने की हमारी एक्टिविटी होती है, उनको थोड़ा इनहेंस करने के लिए इन सब चीजों को फॉलो करने की बात जैनिज्म में कही गई है। इसके बाद अगर हम बात करें जो शिक्षा व्रत है, जहाँ पे डिसिप्लिन की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी जो भिक्षु बनना चाहता है उसको बनने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें सबसे पहले बात की गई है सामयिक व्रत की, दूसरी बात की गई है देश वकासिका व्रत की, तीसरी बात की गई है पौषद व्रत की और उसके बाद अतिथि समविभाग व्रत की बात की गई है। इसमें जो सामायिक व्रत है वहां पे ध्यान और आत्मचिंतन करने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उन पे फोकस किया गया है। देश वकासिका व्रत पे, जहाँ पे हमारी जो ऐसी एक्टिविटी जो कि एक किसी विशेष स्थान तक ही सीमित रह सकती हैं, ऐसी गतिविधियां करने की बात की गई है।
पौषध व्रत है जो अस्थायी त्याग का पालन करने की बात करता है, और जो अतिथि समविभाग व्रत है वो तपस्वियों और जरूरतमंदों को जो भोजन है ये देने की बात करता है। तो स्टूडेंट, हमारी ये 3 अनुव्रत हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला अनुव्रत जिसको हमने स्मॉल वॉर्स के रूप में पढ़ा, जहाँ पे हमारे ये जनरल जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं जैनिज्म में, वो ये चीजें फॉलो करते हैं। ये 5 जो 5 फंडामेंटल हमने प्रिंसिपल पढ़े थे वो इनका पालन वो लोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो अनुव्रत है, अणु मतलब जो छोटे व्रत, जो स्मॉल वॉर्स हो सकते हैं, छोटी प्रतिज्ञा। क्लियर? इसके बाद हमारा सेकंड है गुण व्रत। गुण व्रत होता है वो प्रतिज्ञाएं जो हमने प्रतिज्ञाएं फंडामेंटल प्रिंसिपल लिए हैं उनको इनहेंस करने की बात की गई है, जिसमें दिग्व्रत आता है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं नॉन वायलेंस की, जैसे हमने बात की थी किसी को हार्म ना करना। तो इसमें दिग्व्रत आता है कि जैसे कि कोई भी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है, उनसे बचना चाहिए। भोग उपभोग व्रत की बात करते हैं तो जितने भी हमारे सेक्सुअल डिजायर होते हैं, जितने भी हमारे अननेसेसरी अजीब सी जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उन पे किसी तरीके से कंट्रोल करना है, उनको लिमिट करना है। अनर्थ दंड व्रत में बात करते हैं जितनी भी हमारी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है उन सब से हमको दूर रहना है, उनसे बचना है। क्लियर? इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो शिक्षा व्रत है, जहाँ पे हम डिसिप्लिन की बात करते हैं कि अगर कोई भी जैन लोग भिक्षु बनना चाहता है, मॉन्क बनना चाहता है, तो उसको किस चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है सामायिक व्रत, जहाँ पे ध्यान और आत्मचिंतन की बात की जाती है। देशवकाशी का व्रत, जहाँ पे ऐसी गतिविधियां जो एक कोई विशेष स्थान तक ही सीमित रह सकती हैं। और कौशल व्रत, जहाँ पे हम अस्थायी त्याग जो है हमारा उसकी बात करते हैं, कोई भी ऐसा त्याग जो हम टेम्पररी कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और अतिथि समविभाग व्रत में जो भी हमारे तपस्वी होते हैं या जरूरतमंद होते हैं उनको कुछ ना कुछ भोजन, फूड प्रोवाइड करने की बात होती है। तो ये तीनों जो व्रत हैं, इनमें अनुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको ये ध्यान रखनी होंगी। पेपर के लिहाज से बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके यूजीसी नेट में तो बहुत डेप्थ में चीजें पूछी जाती हैं, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे 4 फोल्ड जो हमारे परफेक्शन है, जहाँ पे हमारे जैनिज्म में कुछ मेन स्टेजेस दिए गए हैं परफेक्शन की, उनकी बात करते हैं कि जैन धर्म पूर्णता के जो 4 मुख्य चरणों की बात करता है वो कौन कौन से चरण हैं। उसमें जो हमारा सबसे पहला चरण है वो है राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र, और लिबरेशन, मोक्ष। ये आपकी क्वेश्चन आ चुका है इस बार ही 2024 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ये क्वेश्चन, ये चीज आपको याद जरूर रखनी है कि इसमें 4 फोल्ड परफेक्शन की जो बात की गई है वो कौन कौन से हैं। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण और मुक्ति, ये आपको चारों याद रखने। राइट फेथ में क्या होता है कि बिलीविंग इन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जो हमारी जैनिज्म की टीचिंग्स हैं उन पे बिलीव करने की बात की गई है। इसमें हम टीचिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, टीचिंग्स की, जो जैनिज्म की टीचिंग है उनकी बात करते हैं। राइट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द जैन स्क्रिप्चर्स, जो भी जैन के स्क्रिप्चर्स हैं, जैन की जो टेक्स्ट हैं हमारे, उनके ऊपर अंडरस्टैंड करना कि उनको समझना क्या है, राइट नॉलेज में हम उसकी बात करते हैं। राइट कंडक्ट यानी सम्यक चरित्र में फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल, जो भी ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल की जो बात की गई है, अभी हमने पढ़े थे ना 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, उनके बारे में समझना है, उनको फॉलो करना है एक्चुअली, ठीक है। लिबरेशन में जहां मोक्ष की बात करते हैं वहां पे क्या है, अटेनिंग अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, जो रीबर्थ का जो साइकिल है कि बर्थ है, हमारी डेथ होती है, फिर रीबर्थ होता है, तो इस साइकिल से हमें मुक्त होने की बात जैनिज्म में की गई है। तो ये 4 चीजें हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जैनिज्म डिस्क्राइब करता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को इन 4 मेन स्टेजेस। फर्स्ट इज राइट फेथ, सेकेंड इज राइट नॉलेज, थर्ड इज राइट कंडक्ट, एंड द लास्ट वन इज लिबरेशन। ठीक है, इसमें 3 जेम्स हैं, 3 जेम्स जो दिए गए हैं जैनिज्म के, वो कौन कौन से हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। 3 आवश्यक गुण जो हैं जैन के, उनके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा फोकस है, मतलब ये सेंटर अराउंड कहा जाता है, मतलब ये जैनिज्म फिलोसफी का सेंटर है। सेंटर क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है, जो तीर्थकरों की शिक्षाओं में विश्वास करता है। जितने भी हमारे तीर्थकर आए थे, जो 24 तीर्थंकर, जिसमें हमारे 24वें
लॉर्ड महावीरा जी हैं। इन्होंने जितनी भी इन सब की जो टीचिंग्स हैं उनकी बात की जाती है। सम्यक ज्ञान जिसमें शास्त्रों के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उनकी बात की गई है। और सम्यक चरित्र जितने भी हमारे एथिकल कंडक्ट जो लाइफ में हम कर सकते हैं, जो भी अपने एथिकल वैल्यूज हैं उन सबको डिसिप्लिन तरीके से हम उनको फॉलो कर सकते हैं और हम राइट अपना कंडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 रत्न कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट। 3 जेम्स कौन से हैं, 3 रत्नास कौन से हैं जैन के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए इसमें जैनिज्म में बहुत चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी ही है, आपके नेट के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन में 2 स्कूल भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे दिगंबर स्कूल और श्वेतांबर स्कूल। दिगंबर स्कूल्स में कौन से जो हमारे मॉन्क्स होते थे वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे, वो बिना क्लोथ्स के ही रहते थे। वो अपने कंप्लीटली उन्होंने अपने पूरे कपड़े त्याग दिए थे। तो वो लोग जो मॉन्क्स होते हैं वो दिगंबर में आते हैं। वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं रिग्रेस जो तप होता है, तपस्या होती है, उस पे सबसे ज्यादा जो कठोर तपस्या है उस पे फोकस करते हैं। और जो श्वेतांबर होते हैं, व्हाइट क्लोथ जिसे कहते हैं, कि जो व्हाइट जो कपड़े होते थे वो पहनते थे, उसमें कुछ उदार प्रथाएं होती थी जिसपे वो विश्वास करते थे। और सबसे अच्छी बात कि विमेन जो है वो भी लिबरेशन के लिए मतलब आगे जा सकती हैं। ये श्वेतांबर स्कूल में बात की गई है कि श्वेतांबर स्कूल में मैन एंड विमेन दोनों होते थे, बट दिगंबर स्कूल में विमेन नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें एक तो ये भी बात है कि उसमें बिल्कुल आप कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके बिना ही वो कपड़ों से भी दूर रहते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते हैं। बट श्वेतांबर में क्या है कि जो व्हाइट कपड़े ये लोग पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और ये बिलीव करते हैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में, इसीलिए श्वेतांबर स्कूल में विमेन्स भी होते हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट स्कूल हैं इनके, याद रखिएगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं जो जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है? थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटलिज्म। मतलब कि कोई भी चीज जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कि ऐसा नहीं है उसका जो अर्थ आपने निकाला है वही अर्थ सेम सामने वाले का भी हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं अनेकांतवाद। एक चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होने। तो अनेका का मीनिंग क्या होता है? अगर इसको हम थोड़े थोड़े जो वर्ड्स हैं उसमें ब्रेक डाउन करें तो अनेका का मीन्स होता है मैनी और मल्टीपल, मतलब कई और बहुत सारी। ठीक है, अंत का मीनिंग होता है, अंता का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जिसका अंत ना हो, कोई भी ऐसा पहलू जिसको अंत ना हो। और वाद जिसका मतलब होता है डॉक्ट्रिन यानी थ्योरी यानी प्रिंसिपल। कोई भी ऐसी चीज जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल के आए और उसका एंड ना हो, वो हमारा अनेकांतवाद है, जो कि संस्कृत के वर्ड से निकला है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में। थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अनेकांतवाद क्या होता है। अनेकांतवाद कहता है कि जो भी रियलिटी होती है, ठीक है, उसके कई सारे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, कई सारे। सिर्फ एक सिंगल अगर आप व्यू पॉइंट की बात करें, सिंगल व्यू पॉइंट की बात करें, तो उससे आप नहीं समझ सकते। सिर्फ सिंगल एक ही व्यू पॉइंट से आप किसी भी चीज की, किसी भी थिंग की जो रियलिटी है उसको नहीं समझ सकते। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अनेकांतवाद इसकी बात करता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, अपने बीएड में भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, कि जैसे एक हाथी का एग्जाम्पल लिया गया था कि एलिफेंट क्या करता है, एलिफेंट को छूने वाले जो 6 ब्लाइंड पर्सन होते हैं, 6 जो हमने ब्लाइंड पर्सन की बात की, जब वो एलिफेंट को टच करते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। कोई कहता है उसके कान को, उसके कान जो बड़े बड़े कान होते हैं उसको कहता है ये फैन है। कोई इसको बड़ी सी जो उसकी ट्रंक होती है उसको छू के कहता है स्नेक है। उसका जो बड़ा सा बॉडी होता है, बड़ा सा उसका जो बॉडी पार्ट होता है, शरीर होता है, उसको कोई छूता है तो कहता है ये वॉल है। और उसी तरह उसकी जो पूंछ को, किसी ने उसकी टेल को छुआ तो उसको कहा रस्सी। किसी ने उसके जो बड़े बड़े उसके पैर होते हैं उसको ट्री कह रहा है कोई। ये जो पार्ट है इसको किसी ने वॉल कहा। तो इस तरीके से जो 6 ब्लाइंड पर्सन थे उन्होंने अपने आप तरीके से छू छू कर उसको टच कर कर बताया कि कोई चीज कैसी है। मतलब एलिफेंट का जो आप ये पीठ देखते हैं इस पे कहते हैं कि ये वॉल है। ये पीठ नहीं है, ये बड़ा सा एक वॉल है, बड़ी सी एक दीवार है। उसकी पूंछ को छूने के बाद, उसकी टेल को छूने के बाद कहते हैं अरे ये तो क्या है, ये तो रस्सी है।
उसके कानों को छूने पे कहते हैं ये तो फैन है, बड़ा सा पंखा है। तो यही बात की गई है कि अनेकांतवाद में, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सुना होगा किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ पे खड़ा किया जाए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो ये इसको देखेगा तो क्या कहेगा, ये 6 है, और ये जब इसे देखेगा तो क्या कहेगा, ये 9 है। तो क्या ये गलत है या ये गलत है? गलत तो ना ये है, गलत तो ना ये है, ये भी सही है अपनी जगह, ये भी सही है। बस क्या है कि ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो इसको 6 दिखाई दे रहा है, और ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो इसको ये 9 दिखा रहा है। तो देखा जाए तो दोनों के व्यू पॉइंट अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। तो जो भी रियलिटी है उसको सिर्फ सिंगल एक तरीके से देखना और उसी से उसको समझना सही मतलब नहीं होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और वो हमेशा सच रहे वो भी जरूरी नहीं है। तो जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक हाथी जो उसकी ट्रंक को छूता है वो कहता है इट्स अ स्नेक, उसके जो टच करता है उसके लेग्स को तो कहता है इट्स लाइक अ ट्री, और कोई अनदर उसके ईयर को टच करता है इट्स लाइक अ फैन। ये सब चीजें जो भी मैंने आपको बताया, पिक्चर के बेस पे बताया, तो ये अनेकांतवाद का उदाहरण है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। और ये भी एक एग्जाम्पल है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो थ्योरी होती है वो सिंगल व्यू पॉइंट से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है हमारा थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटलिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं गैर निरपेक्षता का सिद्धांत। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, आप लिख सकते हैं गैर निरपेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। हिंदी के स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, क्लियर है ये थ्योरी। अब हम इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है इसकी स्यायवाद, यानी स्यायवाद, इसका हिंदी नाम भी स्यायवाद है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल ट्रुथ। मतलब कोई भी कंडीशनल जो ट्रुथ है वो उस पर जोर देता है कि या तो ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। स्यायवाद कहता है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अनेकांतवाद। उसका जो अनेकांतवाद का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्यायवाद। क्लियर। ये इस बात पे जोर देता है कि कोई भी कथन, जो अभी हमने पढ़ा था ना कि कोई भी जो बात है वो एक तरीके से सत्य नहीं हो सकते, उसके बहुत सारे व्यू पॉइंट हो सकते हैं। क्लियर। इसका मीनिंग होता है मे बी, कोई सर्टेन पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं कि शायद ये हो सकता है और शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है। ट्रुथ इज ऑलवेज कंडीशनल एंड डिपेंड्स वेरियस सर्कमटेंसेस, जो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है हमारा सच। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बात की कि ये व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो इस परिस्थिति में इसको ये 6 ही दिखाई दे रहा है, और अगर ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसको इस परिस्थिति में ये चीज 9 ही दिखाई दे रहा है। तो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। जो अब यहाँ पे वो पर्सन जो थे वो ब्लाइंड थे, उनकी सिचुएशन क्या थी कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वे सब टच कर करके चीजों को बता पा रहे। तो यहाँ उन्होंने छू कर बताया, टच करके बताया, इतनी बड़ी चीज को उन्होंने फैन बताया। हाथी के कान तो बहुत बड़े होते हैं, तो उन्होंने उसको छू के बताया ना कि फैन है। वो सिचुएशन थी कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो सत्य है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, व्यवहारिक जो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अनेकांतवाद, उसकी बात कर रहा है। कि जैन दर्शन में जो अनेकांतवाद है और स्यायवाद है, इसकी जो दोनों के कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो अनेकांतवाद और स्यायवाद है, इनका कॉन्सेप्ट एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को क्या सिखाता है, ह्यूमिलिटी सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है और ओपन माइंडनेस सिखाता है। कि कोई भी चीज हमें क्या बौद्धिक विनम्रता दे सकती है, सहिष्णुता दे सकती है और खुले विचारों की शिक्षा दे सकती है। जो अनेकांतवाद है, स्यायवाद है, ये हमें इनकी जो एजुकेशन है ये हमें ये चीजें सिखाती है कि कैसे हम कोई भी खुले विचारों से कोई चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सच सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, और सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। वे व्यक्तियों के जो कई दृष्टिकोण होते हैं, कई तरह के जो व्यू पॉइंट होते हैं, उनको समझने, उनको सही तरीके से समझने के लिए हमें अनेकांतवाद हेल्प करता है। मतलब हम अवॉइड कर सकते हैं क्या, रिजिड थिंकिंग को। बहुत ज्यादा जो रिजिड थिंकिंग, जो कहते हैं ना हमारे ही नियम चलेंगे, घर में भी कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत हमारे जो पहले बुजुर्ग लोग होते थे वो ये कहते थे जो कह दिया सो कह दिया, वही सही है, वही होना ही चाहिए। लेकिन जो रिजिड थिंकिंग है,
अनेकांतवाद और जो स्यायवाद है वो उसको टारगेट करती है और रिजिड थिंकिंग को कहती है अवॉइड करने को। मतलब आप ओपनली सबके विचारों को एक्सेप्ट करें, समझें। ऐसा नहीं कि उनको मानना ही है, लेकिन उनको समझने की कोशिश तो करें। सिर्फ अपने मन में वो चीजें रख लेना कि जो मैंने बोला वो बेस्ट है, वही फाइनल है और वही होगा, तो ये रिजिड थिंकिंग से बचने की बात करता है। क्लियर? दीज डॉक्ट्रिन आर नॉट जस्ट फिलोसफिकल आइडियाज, एक्चुअली में प्रैक्टिकल अप्रोच भी है जो कि हमें क्या है, हार्मनी और नॉन वायलेंस और जो हमारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं सोसाइटी में उनसे भी डील करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, ये तो एक तरीका सही है। अगर हम खुले विचारों से लोगों की बात को समझेंगे, सुनेंगे, तो शायद सोसाइटी में जितने नॉन वायलेंस के केसेस होते हैं, जितनी बदतमीजियां होती हैं, जैसे लोग बात करना एक दूसरे से नहीं पसंद करते हैं क्योंकि इतने कॉन्ट्रोडिक्ट हैं आपस में लोगों के बीच में सोसाइटी में, तो वो चीजें कम हो जाएंगी, इवन बहुत कम क्या खत्म हो जाएंगी, है ना? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अनेकांतवाद और स्यायवाद जैसे कंसेप्ट को समझें। और स्यायवाद और एकांतवाद कहता है कि खुले विचारों से किसी के भी अप्रोचेस को, ओपिनियंस को सुने, समझे, एक गुड लिसनर बने, तब अपनी ओपिनियन अपने हिसाब से देखें। मानना ना मानना सेकेंडरी बात है, पहले आप उस चीज को सुन तो लें। कुछ लोग तो सुनना भी नहीं चाहते। तो ये कंसेप्ट हमें ये चीजों की एजुकेशन देता है, ये चीजें हमें सिखाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये आज हमारी क्लास यहीं तक थी, जिसमें हम जैनिज्म के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, जिसमें हमें अनेकांतवाद और स्यायवाद को अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर? और इससे पहले हमने जो स्कूल है जैनिज्म के, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो हमारे क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, जो स्कूल के लोग, जो मॉन्क्स होते हैं वो क्लोथ नहीं पहनते हैं, और जो श्वेतांबर है वहां पे व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, वहां पे विमेन्स भी होती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट स्कूल हैं। थ्री जेम्स क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और जो इसके फोर फोल्ड परफेक्शन है वो कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट और लिबरेशन। ये भी आपको याद रखने हैं। और जो इसके तीन, जो हमने व्रत की बात की थी, तीन वाव, जो 12 वॉज हैं, जिसमें हमारे तीन इंपॉर्टेंट में डिवाइड है ये, अनुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, ये आपको देख लेना है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुए स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा जिससे हमारा चैनल आगे ग्रो करे और इसी तरीके के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको डे बाय डे मिलते रहे। थोड़ा टाइम लगता है वीडियो लेक्चर्स लाने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज में लेक्चरार हूँ, तो इस चीज को प्रिपेयर करने में सिंगल हैंडेड थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं लेकर जरूर आती हूँ। और जितनी भी चीजें आपको वीडियो में प्रोवाइड कराती हूँ वो सब इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उतना भी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप अपना नेट का एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, पीजीटी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट बहुत ही शॉर्ट में और क्लियर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको सब समझ में आता होगा। वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट आगे के वीडियो मिलते रहें। तो स्टूडेंट, ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।